हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 7th का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है नए किंगडम्स इमर्ज हुए थे। सबसे पहले आइए देख लेते हैं इस मैप को, जिसमें ये बताया गया है कि जो राष्ट्रकूटाज थे वो यहाँ इस रीजन में उन्होंने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया। चौहान जो थे दे वर रूलिंग इन दिस रीजन। जो पालाज थे, पाला रूलर्स, वो यहाँ पे राज करते थे। चोलाज पहले यहाँ थे पर बाद में उन्होंने अपने इन सब को हरा के अपना किंगडम जो है बहुत आगे तक एक्सपेंड कर लिया था। ये मैप जो है 7th से लेके 12th सेंचुरी के बीच के किंगडम्स को यहाँ पे दिखा रहा है। न्यू डिनेस्टी जो है, डिनेस्टी का मतलब होता है वंश, रूलिंग डिनेस्टीज कैसे जो है वो एग्जिस्टेंस में आए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे सबसे बड़ा होता है रूलर, किंग है, वो अकेला राज नहीं कर सकता, हर जगह जाके एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं कर सकता। इसके लिए वो कुछ वॉरियर्स की, योद्धाओं की और कुछ लॉर्ड्स की मदद लेता है। उनके लिए एक वर्ड यूज करते थे, सामंत। सामंत को सरदार भी कहते हैं। तो ये जो सामंत और सरदार होते थे ये राजा के सबॉर्डिनेट होते थे, मतलब ये राजा के अंडर रह के काम करते थे। ये लोगों से टैक्स भी कलेक्ट करते थे, ये सोल्जर्स भी रख सकते थे अपने अंडर, इनको काफ़ी सारे अधिकार दिए जाते थे। और राजा जो है इनको टाइटल्स दे देते थे, महासामंताज, मतलब सबसे बड़े सामंत हो आप, या महामंडलेश्वर, किसी भी रीजन के या सर्कल के आप हेड हो। ये इनकी पावर को दिखाने के लिए ये टाइटल एक्वायर कर लेते थे कि मैं बाकी सामंतों से ज़्यादा पावरफुल हूँ। चलिए राष्ट्रकूटाज के बारे में डिस्कस करते हैं। जो राष्ट्रकूटाज थे वो भी पहले सामंतों की तरह काम करते थे। कर्नाटका रीजन में चालुक्य रूलर्स हुआ करते थे, ये उनके अंडर काम करते थे। लेकिन 8th सेंचुरी के मिडल में, मतलब 1750 के आसपास, दांती दुर्ग नाम के एक सामंत ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और उसने अपना नया किंगडम स्टार्ट कर दिया। फिर इसने, दांती दुर्ग ने जो है एक हिरण्यगर्भा नाम का एक सेक्रीफाइस, एक सेरेमनी परफॉर्म की जो एक हवन की तरह होती है। और जब ये तब की जाती है जब कोई भी राजा क्षत्रिय ना हो। तो अगर क्षत्रिय ना हो तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से राजा बनने के लिए आपको क्षत्रिय होना जरूरी है। तो आप क्षत्रिय नहीं हो पर राजा बन गए, फिर आप ये परफॉर्म करके, और आपको ऐसे बोला जाएगा कि आपका एक दोबारा नया जन्म हुआ है इस हवन के बाद, अब आप जो है क्षत्रिय बन गए, आपको रूल करने का राइट है। तो ऐसे दांती दुर्ग जो है उन्होंने ये किंगडम इस्टेब्लिश किया था जो राष्ट्रकूटाज का था। चलिए डिस्कस करते हैं कर्नाटका वाले रीजन में और राजस्थान के जो रीजन में जो किंगडम्स हुए थे उनके बारे में। यहाँ पे एक तो हमने बता दिया कि किंगडम्स कैसे बनते थे नए, कि कोई सामंत है, राजा के नीचे काम कर रहा है पर ज़्यादा पावरफुल हो गया, उसने खुद को डिक्लेयर कर दिया राजा, ऐसे नया किंगडम आ गया। पर दूसरा, कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, अमीर थे, उनके पास मिलिट्री स्किल्स थे, उनको युद्ध लड़ने आते थे, उन्होंने भी अपने आप को राजा घोषित कर दिया। ऐसे 2 ब्राह्मण्स के एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं। एक कदम्बा मयूर शर्मन थे, ये इन्होंने कर्नाटका किंगडम क्रिएट किया था, और एक गुजर प्रतिहाराज का जो किंगडम था वो क्रिएट किया गया था राजस्थान वाले रीजन में बाय हरिचंद्र। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन किया जाता था इन किंगडम्स का? जो राजा होते थे वो टाइटल लेते थे महाराजा धीराज का, जिसका मतलब होता है महान राजा और राजाओं का राजा, और वो टाइटल लेते थे। त्रिभुवन चक्रवर्ती का भी टाइटल लेते थे, जिसका मतलब है कि आप तीनों लोगों के राजा हो। लेकिन असलियत में वो ऐसा कुछ नहीं था, तीनों लोगों के राजा नहीं थे। उनको जो शक्तियां थी वो शेयर करनी पड़ती थी, अपनी पावर्स जो है वो शेयर करनी पड़ती थी सामंताज के साथ। और कुछ पीजेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस थी, कुछ ट्रेडर्स की थी, कुछ ब्राह्मणाज की थी, सभा और समिति, सभा बोलते थे जिनको। तो इसको भी राजा ने पावर्स दे रखी थी कि आपके एरिया में आप सारे डिसीजंस ले सकते हो। रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, इसका ये मतलब है कि जो फार्मर्स वगैरह होते थे उनसे ये टैक्स लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, और इस तरीके से पैसे इकट्ठे करते थे।
और जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर भी ये टैक्स लगाते थे और उससे भी राजा को काफ़ी रेवेन्यू मिलता था, काफ़ी पैसे मिलते थे। अब कितने टाइप के टैक्स जो है राजा लगाता था। एक था वैती, ये एक तरीके का फोर्स्ड लेबर होता था कि मजदूरों से या फार्मर से राजा काम करवाएगा, वो वर्क करवाया जाएगा उनसे, और वो एक तरीके का टैक्स है। दूसरा टैक्स था कदामाई, जो कि सिंपल लैंड रेवेन्यू, आप एग्रीकल्चर ग्रो कर रहे हैं तो आप टैक्स दे रहे हैं राजा को। तीसरा था घर बनाने के ऊपर, और जितना ज़्यादा मंजिल का आप घर बनाओगे, उस जिस टाइप की आप छत लगाओगे कि पक्की ईंटों की छत है कि घास फूस की छत है, तो उसके ऊपर भी आपका टैक्स लगता था। अगर आप पाम ट्रीज के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं तो भी आपके ऊपर एक टैक्स लगेगा। और एक छोटा सा टैक्स होता था जो जब किसी के फादर की डेथ हो गई, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके बेटे के नाम पे जा रही है, तो तब वो राजा को टैक्स देगा। ये इतने टैक्स जो हैं वहाँ पे उस टाइम होते थे। आगे चलते हैं। फिर जो टैक्स से इतना पैसा आएगा राजा के पास, उसको कैसे राजा यूज करेगा, ये इसमें बताया गया है कि राजा जो अपने राज्य का जो भी इस्टेब्लिशमेंट करनी है उसके लिए उस पैसे को यूज करेगा। वो मंदिर बना सकता है, वो किले बना सकता है अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, युद्ध लड़ने में उस पैसे को यूज कर सकता है। अगर वो युद्ध लड़ता था तो साथ में वो पैसा भी लेके आता था, क्योंकि जब युद्ध में अगर कोई हार जाता था तो वो वहाँ पे वो लूटपाट करके पैसे लेके आते थे, उसकी ज़मीन को एक्वायर कर लेते थे, और ट्रेड रूट्स भी उनके पास आ जाते थे। जैसे कि कोई यहाँ पे रूल कर रहा है तो ये यहाँ पे काफ़ी सारी पोर्ट हैं जहाँ से सी रूट होके जाता है दूसरे देश में। अब किसी ने, यहाँ के राजा ने इस पे अटैक कर दिया, ये सारा एरिया उसके अंडर आ गया, तो सी रूट भी अब उसी राजा के अंडर आ गया। इस तरीके से ये ज़मीन भी उसी राजा के अंडर आ गई, तो ये उसके सारे रिसोर्सेज राजा के पास चले जाते थे जो जीत जाता था। टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो ऑफिशियल्स अपॉइंट करते थे जो अमीर फैमिलीज से होते थे, और उनकी पोजीशन जो है हेरिडिटरी थी, मतलब अगर एक ऑफिसर की डेथ होगी जो टैक्स कलेक्ट करता था तो उसके बाद उसका बेटा उस पोस्ट पे आ जाएगा। आर्मी जो है उसके अंदर भी यही रूल फॉलो किया जाता था कि जैसे कोई हाई पोस्ट है कमांडर की, उस पे राजा के क्लोज रिलेटिव्स को ही बिठाया जाता था। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका बेटा उस पोस्ट पे स्थापित कर दिया जाता था। अब आइए प्रशस्ति इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रशस्ति जो है हिंदी के वर्ड प्रशंसा से आया है। प्रशंसा, अगर किसी राजा की प्रशंसा में आपने कुछ लिख दिया, उसको बोलेंगे आप प्रशस्ति। ये जो होती हैं ज़्यादातर पत्थर पे या मेटल के ऊपर ये उकेर दी जाती थी, और ये आज तक अवेलेबल हैं। इनमें प्रशस्ति में जो भी डिटेल्स हैं उसको हम लिटरली ट्रू तो नहीं मान सकते, पर एटलीस्ट ये हमें ये बता देते हैं कि राजा खुद को कैसे दर्शाना चाहता था। वेलियंट, बहादुर, योद्धा, जो जो वर्ड्स उसने अपने लिए यूज किए, इसका मतलब राजा चाहता है कि लोग मेरे को ऐसे समझें। ये जो प्रशस्ति थी ये ब्राह्मणाज के द्वारा लिखी जाती थी। आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में, जो कि एक गुप्ता रूलर था और बहुत फेमस रूलर था। इस प्रशस्ति को इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं और इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। लैंड ग्रांट्स भी होती थी। लैंड ग्रांट्स भी जब किसी को भी ज़मीन दान में देते थे तो उसको लैंड ग्रांट बोलते थे, और वो भी जो है इंस्क्रिप्शंस में लिखी जाती थी। ये नागाभट्टा प्रशस्ति का एग्जाम्पल दे रखा। नागाभट्टा जो है एक रूलर था, प्रतिहारा रूलर, और ये जो प्रशस्ति है ये पाई गई है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। और ये प्रशस्ति में लिखा है कि इस राजा ने, नागाभट्टा ने, आंध्र को हराया, विदर्भ को हराया, कलिंग को हराया, कन्नौज को, अनारता जो कि गुजरात का ये किस्सा था, मालवा को हराया, ये मध्य प्रदेश में है, और किरातों को भी हराया। किरात होते हैं फॉरेस्ट पीपल, मतलब जो ट्राइबल पीपल थे। इसने टर्क्स को हराया। वत्स भी एक किंगडम था, मत्स्य भी एक किंगडम था। तो इतने सारे किंगडम्स को नागाभट्टा ने हराया, ये इस प्रशस्ति में लिखा गया है। ब्रह्मदेया, ब्रह्मदेया वो जमीन होती है जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती है। जैसा कि नाम से क्लियर है, ब्रह्म मीन्स ब्राह्मणा और देया मीन्स देना, ब्राह्मण को दे दी दान में। तो ऐसे इसको आप याद कर सकते हो।
और जब भी ये ज़मीन दान में दी जाती थी, ये कॉपर प्लेट्स के ऊपर रिकॉर्ड करी जाती थी, उस पर उकेर के लिख दी जाती थी, और वो प्लेट जो है उस ब्राह्मण को दे दी जाती थी जिसको ज़मीन दान में मिली है। और उस ज़मीन के साथ साथ उस ब्राह्मण को सब कुछ मिल जाता था जो उस ज़मीन के अंदर है। जैसे एक ब्राह्मण को अगर 2 गांव मिले हैं दान में राजा से, अगर इन 2 गांव में चाहे सोने की खान है, चाहे गार्डन्स हैं, चाहे क्रॉप्स हैं, लोग हैं, अब वो सबका हेड होगा वो ब्राह्मण, वो ही लोगों से टैक्स वगैरह कलेक्ट करेगा और सारा पैसा उसका होगा। कलहन जो है एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने राजतरंगिणी नाम की एक बुक लिखी है। इट इज़ अ लॉन्ग पोएम, इट इज़ इन संस्कृत, तो एक बुक लिखी गई है उसको एक्सप्लेन करने में। और इसमें राजतरंगिणी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। तो इसमें उन्होंने जो कश्मीर में जिन राजाओं ने राज किया एंशियंट टाइम से लेके उस टाइम तक 12th 13th सेंचुरी तक, तो इन्होंने वो डिस्क्राइब किया है, जिसके लिए उन्होंने जितने भी इंस्क्रिप्शन थे, प्रशस्ति थी या जो कुछ भी मिले डॉक्यूमेंट्स, उनको यूज करके इसने ये कलहन ने राजतरंगिणी लिखी। और इसको बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है क्योंकि इसमें राजाओं की तारीफ नहीं कर रहे, इसमें इन्होंने क्रिटिकल टोन अपनाई है और जिस राजा ने सही किया उसको सही डिस्क्राइब किया है, जो गलत था उसको गलत डिस्क्राइब किया है। अब देखते हैं युद्ध का वेल्थ के साथ क्या रिश्ता है। ये वेल्थ के लिए बहुत सारे युद्ध लड़ते थे। यहाँ पे एक ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल हुआ था, 3 साइड से राजा लोग लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। कन्नौज को ये हथियाना चाहते थे। गुर्जर प्रतिहार थे उनमें, राष्ट्रकूटा रूलर्स भी थे और पालाज भी थे। और जब जो कोई भी जीत जाता था, फिर वो जीतने के बाद अपनी पावर दिखाने के लिए टेम्पल्स वहाँ पे बनवाता था। और जो टेम्पल्स हैं इनको ज़्यादा अटैक भी किया जाता था युद्ध के बाद, अगर आपको वेल्थ जो है वहाँ से निकालनी है तो। अब साथ में इसने एग्जाम्पल दे दिया है कि जो महमूद नाम का एक सुल्तान था, गजनी का सुल्तान था वो, ये गजनी अफगानिस्तान में है। तो इन्होंने रूल किया था 1997 से लेके 1030 तक, और इन्होंने इंडिया के ऊपर 17 बार 17 टाइम्स इन्होंने अटैक किया था। और ये ज़्यादातर टेम्पल सिटीज़ के ऊपर ही अटैक करते थे क्योंकि इनको पता था कि टेम्पल्स में ढेर सारा सोना मिलेगा। और इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को भी अटैक किया था और उस गेट को भी उतार के अपने साथ ये गजनी ले गए थे। एक अल-बिरूनी नाम का एक स्कॉलर होता था इनके दरबार में, उन्होंने भी जो है इंडिया के बारे में एक किताब लिखी है जिसका नाम है किताबुल हिंद, क्योंकि अल-बिरूनी जो है पंजाब वाले एरिया में आया था और काफ़ी साल वहाँ पे रह के गया था। संस्कृत भी इन्होंने सीखी थी और कुछ बुक्स भी इन्होंने ट्रांसलेट की थी संस्कृत की। आगे चलते हैं, चौहान्स के बारे में पढ़ते हैं। चौहान्स को चमहान्स भी बोला जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर थे जो दिल्ली और अजमेर वाले रीजन में रूल करते थे और ये अपना राज्य वेस्टर्न साइड में एक्सपेंड करना चाहते थे, पर इनको चालुक्याज और गढ़वाल्स ने इनको रोक दिया था। गढ़वाल जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में रूल करते थे। पृथ्वीराज 3 जो है इनका फेमस रूलर था। इन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था 1191 में, लेकिन मोहम्मद गोरी 1192 में वापस आया और पृथ्वीराज चौहान को हरा के मार के, और इन्होंने मुस्लिम रूल को यहाँ पे इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। तो जो मोहम्मद गोरी है ही इज़ नोन एज फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। चोलाज के बारे में बात करते हैं। चोलाज ने किस तरीके से पावर एक्वायर की, सबसे पहले थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन दे रखा है कि एक सामंताज वाली एक फैमिली थी जिसका नाम था मुतरैयर, और वो कावेरी डेल्टा को उन्होंने कैप्चर कर रखा था। और ये जो मुतरैयर्स जो थे ये कांचीपुरम के जो पल्लवा रूलर्स थे, कांचीपुरम के जो पल्लवा रूलर थे ये उनके नीचे काम करते थे। पर एक विजाल्या नाम का एक बंदा था, वो चोला फैमिली से बिलोंग करता था। चोलाज भी सामंत ही होते थे। तो उसने जो है ये मुतरैयर से कावेरी डेल्टा छीन लिया, कैप्चर कर लिया 9th सेंचुरी में, और उसने यहाँ पे चोला राज्य की नींव रखी। तो चोला राज्य का फाउंडर अगर पूछा जाए तो फाउंडर हैं विजाल्या। फिर उन्होंने जो है तंजावर
नाम का शहर बसाया और एक मंदिर भी बनवाया निशुंभ सुदिनी का। ये जरूर माता का मंदिर मिलेगा, क्योंकि निशुंभ जो है एक राक्षस थे, उनका माता ने वध किया था। और इनके जो आगे के जो वारिस थे चोलाज के, वो भी बहुत पावरफुल थे। उन्होंने भी किंगडम को और एक्सपेंड किया। इन्होंने पांड्याज को हरा दिया, पल्लवाज को हरा दिया और उनके सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। जो राजराजा वन है वो सबसे फेमस चोला रूलर है। उन्होंने 1985 में वो सिंहासन पे बैठे थे। उन्होंने अपने राज्य को खूब एक्सपेंड किया और जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें भी काफ़ी चेंजेस इन्होंने किए। और फिर इनका बेटा था राजेंद्र वन, वो भी बहुत पावरफुल थे। उन्होंने अपना राज्य गंगा वैली तक एक्सपेंड किया, श्रीलंका को भी कॉन्कर किया और वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी कॉन्कर किया। चोलाज की जो नेवी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। चोलाज जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनवाते थे और ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी उनका जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनवाए तंजावर और गंगाईकोंडा चोलापुरम नाम की जगहों पे। जो चोला टेम्पल्स होते थे वो सेटलमेंट्स का सेंटर बन जाते थे, मतलब जहाँ कहीं पे भी एक टेम्पल बनवा दिया, लोग आके उसके चारों तरफ सेटल होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे एक सिटी या टाउन डेवलप हो जाएगा। और ये जो टेम्पल्स थे ये क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी सेंटर होते थे। इनको जो है ज़मीन भी दे देते थे राजा लोग और कुछ रिच पीपल भी ज़मीन दे देते थे। तो जो ज़मीन मंदिर के पास आ गई, जैसे मंदिर के पास आ गए हैं 50 एकड़ ऑफ लैंड, तो उस पे जो कुछ भी ग्रो किया जाएगा वो सारा मंदिर का, और उसको यूज भी उन लोगों के लिए किया जाएगा जो मंदिर के लिए काम करते हैं, जैसे पुजारी है, माला बनाने वाले लोग हैं, भोजन पकाने वाले हैं, स्वीपर्स हैं, डांसर्स हैं या सिंगर्स हैं। जो टेम्पल्स थे वो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी हब होते थे। और सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का मतलब जैसे यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लिया या कोई प्रोग्राम कर लिया, तो इस तरीके से वो कल्चरल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती थी। जो ब्रॉन्ज इमेज बनाते थे वो इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और वर्ल्ड में आज भी ये फेमस हैं। इनकी तुलना में कम ही ब्रॉन्ज मूर्तियाँ मिलती हैं। जो ये ब्रॉन्ज की जो इमेजेस बनाते थे ये ज़्यादातर देवी देवताओं की ही होती थी, पर कुछ भक्तों की भी होती थी। इधर भक्त का मतलब जैसे कोई फेमस सेंट है, वो किसी भी गॉड का भक्त है, मान लो वो शिव जी का भक्त है, तो जब उस सेंट की डेथ हो गई तो उस सेंट की भी फोटो जो मूर्ति जो है ये ब्रॉन्ज की बना के मंदिर में रख देते थे, उसको पूजते थे। तो इसका मतलब कुछ देवी देवताओं की इमेज हैं ये ब्रॉन्ज में और कुछ संतों की इमेज हैं जो कि वहाँ पे पाई जाती हैं। एग्रीकल्चर और इरिगेशन का इनका क्या सिस्टम था? एग्रीकल्चर जो है चोलाज की बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव थी और उसी वजह से चोलाज इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स एक्वायर कर सके, क्योंकि कावेरी नदी जो पानी के साथ सिल्ट बहा के लेके आती है, तो वो जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है उससे पहले वो सिल्ट वो वहाँ पे जमा कर देती है नियर बाई एरियाज़ में, गोदावरी डेल्टा में, और वो बहुत फर्टाइल हो जाती है, फिर लैंड उपजाऊ हो जाती है और वहाँ पे आप राइस ग्रो कर सकते हो। 5th और 6th सेंचुरी में जो है तमिलनाडु रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल इरिगेशन यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट काट दिए जाते थे और उस ज़मीन पे भी ये एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते थे। ज़मीन ऊंची नीची है तो उसको वो लेवल कर देंगे, बराबर कर देंगे ज़मीन को, और वहाँ पे भी क्रॉप्स ग्रो करने लग जाते थे। और जहाँ कहीं भी इनको लगता था कि फ्लड आ जाएगी कभी भी फ्यूचर में, तो वहाँ पे ये बांध बना देते ताकि फ्लड का पानी क्रॉप्स को नुकसान ना दे सके। और ये आर्टिफिशियल नदियाँ भी खुदाई करके बना देते थे ताकि वो एग्रीकल्चर में इरिगेशन के काम आ सकें। और कौन कौन से आर्टिफिशियल मेथड्स थे इरिगेशन के जो ये लोग यूज़ करते थे? वो थे कुएँ खुदवाना, कई जगहों पे ये टैंक्स बड़े बड़े तालाब बनवा देते थे, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था, तो वो भी वो इरिगेशन के लिए यूज़ कर लेते थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो अब इतना सारा काम है, ये टैंकों की खुदाई करना, कुएं खुदवाना, फिर किस तरीके से उस पानी को सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको बराबर देना है,
तो ये एक बहुत ही लार्ज स्केल का काम था। इसमें राजा लोग भी पूरी इंटरेस्ट दिखाते थे और जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मदद करते थे। इस तरीके से वो उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाते थे और अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करके रख पाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का एम्पायर कैसे रन किया जाता था, यहाँ पे बताया गया कि जो फार्मर्स जहाँ पे रहते थे उस जगह को ये उर कहते थे। उर एक विलेज की तरह होता था। उर इज इक्वल टू विलेज, और जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है उसको नाडू कहते थे। विलेज की एक काउंसिल होती थी और नाडू की भी एक काउंसिल होती थी। ये मिलके जो है लोगों को जस्टिस देते थे और टैक्सेस वगैरह वहाँ से कलेक्ट करते थे। जो अमीर फार्मर्स होते थे जिनको वेलाला बोलते हैं उस रीजन में, वो नाडू के अफेयर्स को कंट्रोल करते थे। मतलब नाडू के जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का जो काम होता था वो उन्हीं को सौंपा जाता था, रिच पीजेंट्स को। चोला जो किंग्स होते थे वो इनको रिच पीजेंट्स को टाइटल देते थे, जैसे कि मूवेंद वेलान। इसका मतलब है कि एक ऐसा पीजेंट जो 3 राजाओं के नीचे काम करता है। अरैयार, इसका मतलब होता है चीफ। मतलब आप हैं तो रिच पीजेंट लेकिन आप एक सामंत की तरह हो, एक सरदार की तरह हो, और उनको ऊंची ऊंची पोस्ट पे वो अपॉइंट भी करते थे। लैंड कितने टाइप की होती थी ये डिस्कस कर लेते हैं। एक लैंड होती थी वेलान वेगाई। ये लैंड होती थी जो सिंपल फार्मर्स हैं, जो ब्राह्मण नहीं हैं, ऐसे फार्मर जो ब्राह्मण नहीं हैं, उनकी जो जमीन होती थी उसको वेलन वगाई बोलते थे। एक ब्रह्मदेया लैंड होती थी जिसको मैंने पहले डिस्क्राइब किया कि ये ब्राह्मणों को गिफ्ट में दी जाती थी। एक होती थी शलाभोगा। शलाभोगा जो है स्कूल को दी जाती थी। मान लो कि स्कूल को 20 एकड़ जमीन दे दी तो उसमें जो कुछ भी ग्रो किया जाएगा, जो बेनिफिट होगा वो स्कूल के लिए ही यूज किया जाएगा। आगे थी देवदाना। देवदाना कि आपने देवता को दान दे दी। एक थी तिरुनमतु कनी, ये भी देवताओं के लिए ही दान में दी जाती थी। मतलब ये जमीन टेम्पल को दान में दी जाती थी। जो टेम्पल में देवता रहते हैं तो इसलिए इसका नाम ये देवदाना इन्होंने रख दिया। एक थी पलिछंदम नाम की भी लैंड होती थी। ये जैन लोगों को दी जाती थी, जैन इंस्टीट्यूशंस को। जैसे जैनों के जो मंक्स होते हैं वो मोनास्ट्रीज में रहते हैं, विहार होते हैं जैनों के, तो उनमें रहते हैं, तो उनको भी ये ज़मीन दे देते थे कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आगे इसमें बताया गया कि काफ़ी सारे ब्राह्मण जो हैं कावेरी डेल्टा में सेटल हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको ब्रह्मदेया के रूप में ज़मीन मिली थी कावेरी डेल्टा में, तो वो वहाँ आके बस गए थे। और जो ब्रह्मदेया वाली ज़मीन होती थी उसका ख्याल रखने के लिए वो एक सभा क्रिएट कर देते थे जिसमें मुख्य ब्राह्मण होते थे जिनके पास बड़ी ज़्यादा ज़मीन होती थी। और ये जो असेंबली होती थी, ये जो सभा थी, इसको इंग्लिश में असेंबली बोलते हैं, तो ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती थी। और जो डिसीजन इनकी मीटिंग्स में लिए जाते थे वो इंस्क्रिप्शंस पे उकेर दिए जाते थे, लिख दिए जाते थे, और या फिर उनको जो मंदिर की जो स्टोन की वॉल थी उनके ऊपर खुदवा दिया जाता था। शहरों में भी एक ऐसी एसोसिएशन होती थी ट्रेडर्स की जो वहाँ पे डिसीजंस लेती थी, नगर को चलाती थी, उसका नाम था नगरम। शहर को नगर कहते हैं ना, ये उससे याद रख लोगे, उसको नगरम कहते थे। आगे चलते हैं। सभा और असेंबली कैसे काम करती थी, उसकी काफ़ी सारी कमिटीज़ होती थी। सपोज 4-5 कमेटी हैं, वो पांचों को टास्क दे दिया जाएगा। किसी को गार्डन्स की रखवाली करनी है, देखभाल करनी है, मेंटेनेंस करनी है, किसी को टेम्पल्स की करनी है, किसी को जो है इरिगेशन का ख्याल रखना है, किसी को लैंड का ख्याल रखना है, किसी को डिफेंस का काम करना है, जैसे वाइल्ड एनिमल्स वगैरह से प्रोटेक्शन एट्सेट्रा। तो ये ऐसे कमिटीज़ बना दी जाती थी सभा में और इन सबको काम दे दिए जाते थे, तो ये अपना अपना काम इफेक्टिव तरीके से करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छे तरीके से चलता रहता था। अब जो कमिटीज़ होती थी, इन कमिटीज़ के मेंबर एक छोटा बच्चा चुनता था। छोटा बच्चा कैसे चुनेगा वो सुन लो ध्यान से। मान लो 20 मेंबर खड़े हैं कि हमने कमेटी का मेंबर बनना है, लेकिन सेलेक्ट करना है 10 को, तो ये इन 20 के नाम जो है 20 पाम लीफ होते हैं उनके ऊपर, पत्तों के ऊपर लिख देंगे। इन सारे पत्तों को फिर वो एक मटके में डाल देंगे, इसमें डाल दिए सारे। फिर छोटे बच्चे को बुलाएंगे
बोलेंगे कि इसमें से 10 पर्ची निकाल दो, वो 10 उठाएगा, क्योंकि बच्चा है वो चीटिंग नहीं कर सकता, किसी के भी निकाल के ले आएगा, उसे पढ़ना नहीं आता। तो उन 10 पत्तों के ऊपर जिसके नाम लिखे होंगे वो ही कमेटी के मेंबर इलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक छोटा बच्चा जो है उनको चुनता था। एलिजिबिलिटी टू बिकम मेंबर ऑफ सभा, की सभा का मेंबर बनने के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, आप टैक्स पे करने वाले होने चाहिए, मतलब यू शुड बी अ टैक्स पेयर। आपके पास आपका खुद का घर होना चाहिए, आपकी एज 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। आपको वेदास जो हैं हिंदुइज्म के, ये रिलीजियस बुक्स होती हैं, तो इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना आना चाहिए और आप एक ईमानदार इंसान होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये सारे गुण हैं तो आप इलेक्शंस में खड़े होके सभा का मेंबर बन सकते हो। दूसरी टर्म्स कंडीशन जो यहाँ पे लागू होती थी वो ये थी कि अगर आप पिछले 3 साल से किसी भी कमेटी का मेंबर रह रहे हैं तो आप फिर किसी दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकते, या आपने पीछे के कोई अकाउंट जो आपका लेखा जोखा जो है सभा के सामने खोल के नहीं दिखाया, आपका कुछ काम पेंडिंग रहता है या आपके किसी रिश्तेदार का काम पेंडिंग रहता है अकाउंट्स का, तब भी आपको जो है ये इलेक्शन में स्टैंड होने नहीं देंगे। लास्ट में चैप्टर के आपके कुछ आउटकास्ट का, जिनको आप नीची जाति के कहते हैं, उनको अनटचेबल्स भी कहा जाता है, उनका भी डिस्क्रिप्शन आया है कि सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे गरीब लोग भी थे जो एग्रेरियन लेबरर्स थे, वो सिर्फ लोहे की ही बेचारे ज्वेलरी पहनते थे और एक गरीब जीवन व्यतीत करते थे शहर के बाहरी एरियाज़ में, गांव के बाहरी एरियाज़ में। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जो एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए प्रिपेयर की हैं वो आप कैसे इस वीडियो के बाद आप खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपको ऐसा ऐसा सीन आपके सामने आएगा, तो उसमें आपकी वीडियो के बिल्कुल राइट कॉर्नर में ये एक निशान बना हुआ है, इस निशान के ऊपर आप जब टिक करेंगे तो इसके ऊपर टिक करते ही आपके सामने ये खुल के आ जाएगा वीडियो के नीचे, ये इतना बड़ा। तो इसमें ये लिंक है, ये आपकी एक्टिविटीज़ के लिंक होते हैं। ये हिंदी वाली वीडियो तो उसमें इंग्लिश का लिंक मिलेगा, और ये बाकी के एक्टिविटीज़ के होते हैं। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे, सपोज आपने इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा खुल के आ जाएगा। आपको कोई एक्टिविटी कोड नहीं भरना इसमें, आप सिंपली प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे और प्ले के ऊपर क्लिक करते ही ये आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे फिर से आप एक बार प्ले के ऊपर क्लिक कर दोगे, ये क्लिक करते ही आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा जो इस चैप्टर के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ये आपका जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इनमें से एक पे क्लिक करना होगा, ये ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स इसमें ऐड करता जाएगा, ये बता देगा तुरंत आपकी क्या परफॉर्मेंस है। तो इस एक्टिविटी को ज़रूर खेलें, एंजॉय करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, और आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।